आज हम आपको स्टॉक मार्केट के सेकंड मॉड्यूल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में हमने फाइनेंशियल फ्रीडम और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने समझा था। हमारे सेकंड मॉड्यूल में हम ये समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के 3 से 4 टाइप के होते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप अपने सिंपल से अगर आप अपने घर वालों से बात करेंगे, अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि हमने तो भैया अपना एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो उनका कहने का ये मतलब है कि हमको वहाँ पे एक फिक्स्ड इनकम, हमने एक अपना रिटर्न हमको वहाँ से फिक्स्ड मिलता रहता है। जैसे उन्होंने बैंक में एफडी करवा के रखी है। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो बैंक्स हो गया, बैंक्स में एफडी हो गई, सेविंग बैंक अकाउंट हो गया। तो इसमें जो है फिक्स्ड इनकम एक आपको रिटर्न मिलता रहता है, एक फिक्स्ड रिटर्न बना रहता है, एक सीमित दायरे का रिटर्न मिलता रहता है। 6 से 7% सालाना वो देती है एफडी पे। देखिए, बैंक हो गए फिक्स्ड इनकम देने वाले, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड इनकम, कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स लेते हैं तो उसमें आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, 2 से 2.5% वहाँ पे रिटर्न मिलता है। तो और कंपनीज जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी रहती है, आप चाहें तो उनके बॉन्ड्स ले लेते हैं, उसमें एक फिक्स्ड इनकम रिटर्न आ जाता है। 2014 का अगर डाटा देखा जाएगा तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से आपको कम से कम 8 से 11% एवरेज रिटर्न मिला है। तो ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं कि आपको इतना रिटर्न तो मिलना है, ठीक है। एक टाइप होता है इक्विटी। देखिए, इक्विटी का मतलब ये होता है कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना, यानी कि शेयर मार्केट, डायरेक्ट शेयर मार्केट। इसके बारे में हम विस्तार में जानेंगे आगे वाले पार्ट में। फिलहाल हमको बस ये जानना है कि इक्विटीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसमें रिटर्न कितना मिलता है। तो लगभग उसमें सालाना आपको ये समझ लीजिए 14 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल अभी तक का इंडियन करेंसी का इंडियन डाटा अगर देखेंगे तो पिछले 15 साल में जनरेट रिटर्न जो दिया है हमारे इक्विटी शेयर मार्केट ने, 14 से 15% का कंपाउंड एनुअल रिटर्न दिया हुआ है। तो देखिए, ये रिटर्न जो है ना, ये फिक्स नहीं रहता है, ये वेरी करता रहता है, ये वेरी करता रहता है, यानी कि ये घटता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे अभी कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि कोविड एक आया था, एक पेंडेमिक टाइम आया था, तो काफ़ी उसमें काफ़ी कंपनीज बंद हुई थी, शेयर मार्केट डाउन हो गया था। तो उसमें वो शेयर मार्केट का रिटर्न वहाँ पे नेगेटिव हो गया था। लेकिन अगर इसका ओवरऑल रिटर्न देखा जाएगा तो 14% वो एवरेज रिटर्न दे देता है। एक चार्ट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि अपने इंडियन हाउस होल्ड जो एसेट्स हैं वो कहाँ सेव करते हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्च 2022 तक का अगर देखा जाए तो 10.7 ट्रिलियन इंडियंस सेव कर चुके हैं, इतना इन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है। एक ओवर अगर परसेंटेज देखा जाए तो कैश इक्विटी मार्केट में 3.5% कैश जो होता है वो 3.5% है जो कैश रहता है उनके पास। फिर उसके बाद इक्विटी में वो अगर एक स्टॉक मार्केट में करते हैं तो वो 4.8% है। वहीं प्रोविडेंट फंड और पेंशन में 3.5%, इंश्योरेंस फंड्स 6.2%, गोल्ड 15.1%, बैंक डिपॉजिट्स 15.1% और प्रॉपर्टी 49.4%। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन मेंटेलिटी जो एक कहता है कि एक जो एक नॉर्मल आदमी है वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है भाई, क्योंकि वो उसमें एक रिटर्न रहता है, एक टाइम बाद उसमें एक रिटर्न मिलता है। तो ये एक चार्ट रहता है कि इतना इन्वेस्ट करता है। सबसे कम जो इन्वेस्टमेंट चलता है वो 4.8% इक्विटी में करते हैं स्टॉक मार्केट में, जबकि सबसे ज़्यादा रिटर्न वहीं मिलता है। आगे के मॉड्यूल में आपको बताऊंगा, आगे के मॉड्यूल में, कि आप उसमें रिटर्न आगे कैसे करते हैं, आपका उसमें कंपाउंड रिटर्न कैसे बढ़ता है। और इसमें टैक्सेशन भी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में टैक्सेशन भी काफ़ी कम लगता है। यानी कि अगर आप सालाना 1 लाख से ज़्यादा का अगर इसमें प्रॉफिट करते हैं तो आपको सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ता है। यानी कि आपको 10,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता है, और ये काफ़ी कम है अदर जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे। चलिए जानते हैं सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो है इन्वेस्टमेंट का, वो कौन सा है, रियल एस्टेट। देखिए, रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है, और काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर भारत में, इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट चलता है तो वो अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही चलता है।
प्रॉपर्टी, जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, अगर आपको डाटा मिलेगा तो आप ये देखेंगे उसमें 49.4% मतलब जो अपने इंडियन पॉपुलेशन है उसमें से 49.4% माने कि 50% से भी ज़्यादा लोग, 50% के आसपास के लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी में जो है इन्वेस्ट करते हैं। मैंने बताया था कि अगर आप अपने घर में भी अगर देखेंगे तो कोई कहीं ना कहीं आपके घर में भी किसी न किसी ने एक प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना यानी कि एक ज़मीन खरीदते हैं वो। देखिए प्रॉपर्टी में आप दो तरीके से आप इनकम सोर्स उसको बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक हो गया रेंटल इनकम और एक हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन उसका, जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जो एक अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है और उसका आपका कैपिटल बढ़ता जा रहा है। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक ज़मीन खरीद ली और वो टाइम के हिसाब से आपने उसको खरीद के रख दिया, आपने एक प्लॉट खरीद के रख लिया, मान लीजिए अगर आपने 700-800 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है उसको खरीद के रख लिया है, तो आप उसको 10 साल बाद देखेंगे ना तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा दुगनी बढ़ जाएगी। तो वो एक कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, यानी कि वो आपका कैपिटल बढ़ाता है। और एक होता है इन्वेस्टमेंट रेंटल, यानी कि किराए पे देना। आप ही की प्रॉपर्टी है, आप उसको किराए पे अगर देते हैं तो एक इनकम सोर्स आपका वहाँ से होता है कि आप उसको रेंट पे देते हैं, उसका किराया मिलता है आपको। तो आइए जानते हैं हमारे फोर्थ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि होता है कमोडिटी बुलियन, यानी कि सोना चांदी में इन्वेस्ट करना। ये भी बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने घर में भी देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने काफ़ी समय से बहुत सारा जो गोल्ड है या सिल्वर है वो लोग रखते हैं कि इसको कभी भी काम आ सकता है। तो बुरे वक्त में गोल्ड ही काम आता है, ऐसा बोला जाता है कि बुरे वक्त में आपका जो मूलधन होता है वो आपका गोल्ड, सोना चांदी, ये जायदाद ही काम आती है। तो देखिए गोल्ड में आप एक फिक्स्ड इनकम ले सकते हैं। अगर उसका 20 साल का रिटर्न देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट उसने 7 से 8% रिटर्न निकाल के दिया है अपने, अगर आपने गोल्ड और सिल्वर में अगर इन्वेस्ट किया हुआ था। देखिए गोल्ड में जो है इन्वेस्ट करने का दो तरीके हैं। एक होता है फिजिकली उसको खरीद के रख लेना, ठीक है, एक तो वो इन्वेस्टमेंट का तरीका, और एक तरीका होता है उसको डिजिटली खरीदना, यानी कि आपके पास गोल्ड का कोई बार नहीं होगा कि आपने 5 ग्राम या 10 ग्राम का गोल्ड लेकर रखा, नहीं, वो एक डिजिटली रहेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF। एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जो एक्सचेंज के द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा ये बेचा जाता है। तो इस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको उसमें एक रिटर्न मिल सकता है। अगर हम पिछले स्लाइड के बारे में थोड़ा सा याद करें, हमने एक उसमें टेबल देखी थी कि हमने 20 ईयर्स में जो हमने इनकम अपना बनाया था और हमको एक जो रिटर्न मिला था, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हम इन एसेट्स में उस इनकम को 20 साल के इनकम को अगर डालते हैं तो हमारा रिटर्न देखिए क्या बनता है। अगर आप फिक्स्ड इनकम करते हैं तो आपको कम से कम 9% का रिटर्न उसमें मिल जाता है। तो आपका जो अमाउंट बना था वो 3.3 करोड़ होता अगर आप फिक्स्ड इनकम में डालते हैं 9% के हिसाब से। और अगर आप इक्विटीज़ में डालते हैं तो एवरेज रिटर्न 15% आपको दे देता है। जो आपका वो अमाउंट जो था, जो हमने 40 लाख 20 लाख का जो हमारा अमाउंट बना था, वो लगभग 5 से 5.5 करोड़ तक का हो जाएगा। और वही अगर आप अपने कमोडिटीज़ में डालते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 का रिटर्न मिल जाता है, 8% सालाना रिटर्न के हिसाब से। तो क्लियरली ये है कि सबसे अच्छा रिटर्न जो हमको मिला है वो काय में मिला है, इक्विटीज़ मिला है। मैंने आपको पहले बताया था, इसीलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो मेन इक्विटीज़ का है। देखिए इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी चीज़ है। सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट करना, यही सारी चीज़ें जो है आपको आगे आपकी लाइफ में सर्वाइव करने का एक तरीका होता है। मैंने आपको बताया था कि 20%, देखिए ऐसा रहता है कि इन्वेस्टमेंट तो हर आदमी करना चाहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस एज में करते हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप एक यंग प्रोफेशनल है जो सैलरी पे चलते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका ये नहीं रहेगा, एक अलग तरीका रहेगा।
उसमें हमने एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट वाला भी तरीका लिया है कि आप पूरा पैसा फिक्स्ड इनकम पे तो डालेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे 70% आपका अमाउंट का जो, अगर आपका पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो 70% उसका, यानी कि आप 70% आपका 70,000 रुपये के समथिंग जो बन जाता है, तो वो आप एक इक्विटी मार्केट में डाल देते हैं, यानी कि कैपिटल मार्केट में। क्योंकि आप यंग हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, और बाकी बचा हुआ 30% में से 20% आप कमोडिटी में डालते हैं, यानी कि गोल्ड में, और बाकी का जो हो गया वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि FD में डाल के रख सकते हैं। अगर आप एक सैलरी पर्सन है और एक यंग है, आपके पास रिटायरमेंट में काफ़ी टाइम है, लेकिन अगर एक रिटायर पर्सन है तो उसका इन्वेस्टमेंट का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। उनको वो ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते क्योंकि उनके पास टाइम भी बहुत कम है, यानी क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, तो अब उनके पास जो रिटर्न का जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन रहता है वो कम, तो वो क्या करेंगे 80% सेविंग अपनी जो है वो फिक्स्ड इनकम में डालेंगे। बैंक में FD होती है वो 10% इक्विटीज में डालना चाहिए, यानी कि शेयर मार्केट में, और 10% वो कमोडिटी में डाल सकते हैं। ये एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का कि आपको अपनी एज के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें रिस्क कितना ले रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप यंग हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपको रिस्क लेने के लिए आपके पास टाइम है, तो आप उस हिसाब से उसमें रिस्क ले सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने 90-70% जो है इक्विटीज़ में डाल दिया है। और अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको वहाँ पर रिस्क कम रहता है। देखिए, फिक्स्ड इनकम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट लिया और उसमें बहुत कम रिस्क होता है, तो आप उसमें बहुत से बहुत एक फिक्स डिपॉजिट अगर आपको 9% देती है, और अगर आपका 10% का अगर आपकी इन्फ्लेशन रहती है, तो आप बहुत से बहुत 1% का पर एनम का आप रिस्क ले सकते हैं। 1% का आपको वो लॉस रहता है। वो एक अल्ट्रा रिस्क रहता है इन्वेस्टर्स के लिए कि आप ज़्यादा उसमें रिटर्न नहीं ले सकते हो। तो ये रिटर्न जो रहता है ना, वो आपके हाथ में है कि आप रिटर्न कैसा ले सकते हैं, रिस्क आप कितना उठा सकते हैं। इक्विटीज़ में ऐसा रहता है 14 से 15% रिटर्न रहता है, तो रिस्क भी उसमें उतना ही रहता है। रियल एस्टेट भी जो है आपको 7 से 8% रिटर्न दे देता है, लेकिन उसमें टाइम ड्यूरेशन रहता है कि आप इतने टाइम में ही वो ले पाएंगे। और गोल्ड और सिल्वर में भी आप काफ़ी सेफ रहते हैं, वो भी एक फिक्स्ड रहता है, क्योंकि गोल्ड है तो वो ऐसा नहीं है कि आज लिया और 6 महीने बाद आपके पैसे डबल हो गए, नहीं, उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन वो एक फिक्स रहता है, वो सेफर साइड के लिए रहता है। रिस्क जो रहता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो समझ लीजिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क भी रहेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि हायर रिस्क सो हायर रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न। अगर आप उसको बेस मॉडल के हिसाब से देखेंगे तो यही कहेंगे कि आपका अगर सबसे कम रिस्क होता है तो वो होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेब्ट मार्केट, आपका बैंक अकाउंट, आपके FD, इसमें कम रिस्क है, रिटर्न भी कम है। फिर आ जाते हैं अपन थोड़ा सा और रिस्क हम ले सकते हैं, तो आप मिडिल वाले पे अगर देखते हैं इसमें, तो रियल एस्टेट हो गया, इक्विटी हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसमें थोड़ा सा आपका रिटर्न बढ़ जाता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके बारे में हम भी जानेंगे अगले भाग में। और अगर सबसे हाई रिटर्न अगर आपको चाहिए तो वो होते हैं ऑप्शन फ्यूचर, जो कि इक्विटी मार्केट से ही किए जाते हैं, स्टॉक मार्केट में। तो इसके बारे में भी हम आगे के मॉड्यूल में जानेंगे। फिलहाल आपको मैंने इसमें ये जानकारी दी है कि इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आगे वाले पार्ट में हम ये जानेंगे कि आप उसमें टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में किस टाइप से एनालिसिस किया जाता है। अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो एक तरीका होता है। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक तरीका होता है, एक ट्रेनिंग होती है, तो उसमें एनालिसिस किया जाता है कि ये मार्केट चलता कैसे है, क्यों हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। उसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे।